नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे आज हम जातिगत राजनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल भर किया है और सत्ता में आने के बाद सिर्फ एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाया। तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के पर आरोप जड़ दिया और कहा कि पार्टी में कई बड़े जनाधार वाले मुस्लिम नेता हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। वो ऐसे में यह दल मुसलमानों का क्या भला कर सकती है। इन दलों की सियासी जंग पर नजर जमाए भाजपा विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए दावा कर रही है कि 2022 में भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। 20% मुस्लिम वोटों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जान का दावा करते हैं कि 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में चुनाव आते ही सभी दल इस वोट बैंक को अपनी झोली में डालने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी यूपी के मुसलमानों की याद आ गई। पिछले दिनों उनकी यूपी यात्रा ने कई पार्टियों में खलबली मचा दी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम आबादी वोट बैंक तक ही सीमित रह गई है और आखिर उन पर चुनाव के समय ही इतना फोकस क्यों रखा जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा से के पहले एक बाइट सुन लीजिए, फिर मैं आपको कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी नहीं बल्कि वोटों के लिए उनका प्रयोग करती है। कांग्रेस समय समय पर मौसम की तरह अपना बयान बदलती है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और माननीय नेताजी ने जब मुस्लिम हितों में काम करना शुरू किया तो यही कांग्रेस के लोग माननीय नेताजी को मौलाना मुलायम सिंह कहने लगे और माननीय नेताजी ने उसे हंसकर स्वीकार किया कि मुस्लिम हित में अगर मुझे मौलाना भी कहा जाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसके बाद दोबारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 मंत्रियों को, मुस्लिम मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार में स्थान दिया और उन 17 मुस्लिम मंत्रियों ने भी अपने समुदाय के लिए काम किया। माननीय अखिलेश जी ने मदरसों पर काम किया, कब्रिस्तानों पर काम किया। माननीय आजम खान साहब ने जौहर विश्वविद्यालय पर काम किया, जिससे कांग्रेस के सारे पर ही तोड़ा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी है तब मुस्लिम के हितों में काम हुआ है, मुस्लिम समुदाय के हित में काम हुआ है और सारे हितों में काम हुआ है, सारे वर्गों के हितों में काम हुआ है और आगे भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के लिए काम करती रहेगी, सारे वर्गों के लिए काम करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। सर्व धर्म के बारे में हित की बात करती है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलती है। अगर बात करूँ मैं मुसलमान वोटरों की, और सपा कहती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो ये मैं सपा से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मुजफ्फरनगर में 2012 के आसपास जब दंगे हो रहे थे हिंदू और मुसलमानों में, तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो अखिलेश यादव जी ने एक बार के लिए भी अपने मुसलमानों के लिए कोई भी एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उनको मरने और मारने के लिए छोड़ दिया। तो हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी जो है हिंदू के मुसलमान के खिलाफ खड़ा कर देती है, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ कर देती है। इनका काम सिर्फ सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आपस में लोगों को मरवाना, आपस में लोगों को लड़ाना, ये बीजेपी का एजेंडा है।
श्रीकांत मिश्रा और संजीव नागर जी की प्रतिक्रिया सुनी। हम आपको जल्दी से मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद अब्बास साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इटावा से जुड़े हुए हमारे साथ गगन चतुर्वेदी जी। गगन जी, आपका भी स्वागत है। और राघवेंद्र सिंह मीनू साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ आगरा से। राघवेंद्र कांग्रेस नेता हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास साहब के पास जाऊंगा। शहजाद साहब, कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की कुछ ज्यादा ही बात याद आने लगी है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से ओवैसी जी की उत्तर प्रदेश की यात्रा थी, उसमें जो भीड़ उमड़ी थी, उसके डर से कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि अब मुस्लिम उनसे खिसक गया है? एक बार सवाल दोहरा देंगे आप? शहजाद साहब, मैं ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आपको मुसलमानों की ज्यादा याद आने लगी है। इसकी वजह कहीं ओवैसी की यूपी यात्रा में मुसलमानों की ज्यादा भीड़ देखकर तो नहीं है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हर वर्ग समुदाय के लिए काम करती है और खाली मुसलमानों के लिए नहीं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में देश की आजादी के बाद मुसलमान रहे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सलमान खुर्शीद हो, अहमद पटेल हो, जफर अली नकवी हो, राजा महमूद अब्बास साहब हो, अम्मार रिजवी हो, खान गफरान गफ्फार खान साहब हो, अब्दुल गफ्फार खान साहब हो, ये सभी लोग रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो या कोई अन्य दल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी तो रहती ही नहीं है। तो इन सब ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर देखिए, अगर ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की इतनी हितैषी होती तो कभी भी मुसलमानों का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती कांग्रेस पार्टी का, वो भी उसने नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि उसने कांग्रेस पार्टी ने डरा डरा के मुसलमानों को अपने कब्जे में रखा और आज तक उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो लोग जा रहे हैं, देश की आजादी के बाद आरएसएस के लोगों के ऊपर जब बैंड लगा तो वो छुप छुप के कांग्रेस के अंदर आ गए। आज वही लोग कांग्रेस से जो है वो पीछा छुड़ा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के ही साथ है, हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के जो रोजगार से उन लोगों को जोड़ा है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग मुसलमान जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर समुदाय के साथ है और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के ऊपर काम करती है। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो पूरी तरह नाकाम है। चाहे वो चुनावी चोरी हो या चंदा चोरी हो या कोरोना का मामला हो, किसानों का मामला हो या नारी उत्पीड़न हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। बस यही है। चलिए, राघवेंद्र सिंह जी, मीनू साहब, आपने शहजाद साहब की बात सुनी है। एक सवाल मैं आपसे और कर लूं। ऐसा माना जाता था कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम जो वोट था वो कांग्रेस का एक कैडर, मतलब पुख्ता वोट था, लेकिन कुछ वर्षों से लगातार इस वोट में कमी आती जा रही है। आपसे भटक रहा, आपसे दूर होता जा रहा है मुस्लिम वोट। क्या कमी है सर? क्यों, ऐसी वजह क्या हुई है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि कमी आती जा रही है। अब कुछ दिनों से मुस्लिम वोट में टोटल कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि परसों 2 दिन माननीय प्रियंका जी जो लखनऊ रही, उसमें ज्यादातर संख्या मुस्लिम भाइयों की थी। और ये जो भी जनाब बोल रहे थे कि उन्होंने जो है मुस्लिमों को रोजगार दिया, मुस्लिमों की सर्विसों में उन्हें योगदान दिया या मुस्लिमों के साथ में, अभी तक ये अपना नेता तय ये नहीं कर पाए हैं कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास में नेता कौन है। एक नेता है, वो उसकी पूरे उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को मालूम है कि उनकी स्थिति आज की तारीख में क्या है। जब वो उसकी पैरोकारी नहीं कर पा रहे हैं तो गली कूचे में रह रहा है जो छोटा मुसलमान, उसकी पैरोकारी ये कैसे कर सकते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन आपके पास में कांग्रेस में आज की तारीख में 20 जो मुस्लिम लीडर हैं जो उत्तर प्रदेश में और देश में काम कर रहे हैं, उनके नाम में अगर गिनाना चाहूँ तो कल तक नाम भी नहीं खत्म होंगे। तो मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब इनके पास में है ही नहीं मुसलमानों का कोई लीडर, तो फिर ये मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित करके कि साहब मुसलमान हमारे साथ में है, इसके अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। रही रोजगार की बात, तो जितनी भी नौकरियां निकली उसमें से लिस्ट उठा के देख लीजिएगा तो समाजवादी पार्टी में 80% और
88% यादवों के अलावा किसी की भर्ती हुई नहीं, और मुसलमान तो सिर्फ 2% और 3% से ज्यादा इन लोगों ने लिया नहीं। अगर ये बराबर पे भी उसको रखते तो हम मान लेते कि मुस्लिम लोग इनके साथ में हैं। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दिया, उनको नौकरियां दी, उनको रोजगार दिया। अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे, खाली बातें बनाने से और उससे थोड़ी ना ये हो जाएगा कि मुस्लिम हमारे साथ में है। चलिए मीनू जी, मैं जवाब ले लूंगा शहजाद साहब से, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गगन चतुर्वेदी साहब जुड़े हैं, उनको इन करना चाहता हूं। सर, 4.5 साल आप सरकार में हैं, कुछ गिना दीजिए कितने काम किए हैं मुस्लिमों के लिए आपने। अनूप भाई साहब जी, मैंने माननीय समाजवादी प्रवक्ता जी के बयान सुने, कांग्रेस प्रवक्ता जी के बयान सुने जी, पूर्व में इनकी सरकारें रही, इन्होंने सिवाय कुछ अपने चंद चहेते चेहरे जिनको स्थापित करने का काम किया जी, और भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में हो मुस्लिमों के साथ काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोटी कपड़ा और मकान के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बराबर का दर्जा दिया, बराबर का सम्मान दिया। चाहे 3 तलाक का मामला हो, किसी भी मामले को अछूता नहीं रखा गया। और मुसलमान बंधुओं को आज पता चल गया है कि असली सिंपैथी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रखती है, जो जमीन के साथ कार्य करती है, जिसमें कोई भेदभाव, कोई बात नहीं है जी, ये उसको अवगत है। शहजाद साहब, आपने गगन जी की बात सुनी और कांग्रेस नेता ने भी आप पर आरोप लगाए और कहा कि आपने कुछ नहीं किया। मैं एक सवाल और उसमें जोड़ दूं। सर, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है कि आपने सत्ता के लिए मुसलमानों का उपयोग तो किया, लेकिन जब आप सत्ता में रहे तो किसी एक जाति विशेष के लिए आपने काम किया, मुसलमान भूल गए आप। ये सवाल किससे है सर? शहजाद अब्बास साहब से। अच्छा ठीक जी, शहजाद साहब जी मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपसे ही सवाल है ये। आपने गगन चतुर्वेदी जी को सुना होगा, राघवेंद्र सिंह मीनू साहब को सुना होगा, उन्होंने कई आरोप लगाए। मैं एक सवाल इसमें अपना इन कर देता हूँ कि आपने कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने जब सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता के लिए वोट मांगने गए तो अल्पसंख्यकों का सहयोग लिया, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए तो आपने एक जाति विशेष के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को भूल गए आप। शहजाद साहब जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कोई जवाब इसलिए नहीं हो सकता है अगर इनसे 4 नाम मुस्लिम। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तो ये समाजवादी पार्टी को कोस के 4.5 साल से सरकार चला रहे हैं जी, और 4.5 साल के अंदर पीछे ना जाके अगर अभी वर्तमान में आते हैं तो वर्तमान के अंदर इनकी सरकार में सिर्फ हमको अगर देखें तो बलात्कार, हत्याएं, डकैती, इस टाइप की चीजें जो है वो हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और किसी भी वर्ग को इन्होंने कुछ दिया नहीं है, छलने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। 70,000 नौकरियों का वायदा किया था, वो इन्होंने पूरा नहीं किया है। और रही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 32 सालों से पूरी तरह उसका सोपड़ा साफ हो चुका है। उसकी वजह यही रही है कि उसने हर वर्ग को अनदेखा किया, उसके साथ धोखेबाजी की है, खासकर मुसलमानों के साथ उन्होंने जो धोखेबाजी की है, उन्होंने मुसलमानों के साथ जो धोखेबाजी की है वो यही उन्होंने की है। एक तरफ तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ धोखेबाजी इसी में की है। वहीं से उनका उत्तर प्रदेश के अंदर से पूरी तरीके से उनको जो है मुसलमानों ने अपने दिलों से निकाल दिया। आ रहा हूँ मीनू साहब, आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट मीनू साहब, हाँ पूरी करी बात। अब्बास साहब क्या है आज की तारीख में, और समाजवादी पार्टी में वोटिंगों से क्यों हटा दिए आजम साहब के फोटो? मीनू जी 1 मिनट, राघवेंद्र जी, अब्बास साहब की बात पूरी होगी। अब्बास साहब आप अपनी बात पूरी करिए जी बोलिए। शहजाद साहब क्या कह रही हैं? कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रही हैं? कांग्रेस प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं। राघवेंद्र सिंह जी का ये कहना है कि आप बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, आपने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है। आवाज नहीं क्लियर आ रही हमको, मिलेगी नेटवर्क प्रॉब्लम। राघवेंद्र सिंह जी सर, राघवेंद्र सिंह जी, आप अब्बास साहब की बात से सरोकार रखते हैं क्या बोलेंगे आप? साहब की बात का जवाब मैं सिर्फ 2 शब्दों में ये देना चाहता हूँ जी कि जो अब से पहले मौलाना मुलायम सिंह हुआ करते थे, हाँ, आज की तारीख में आजम खां की पोजीशन क्या है और आजम
आजम शाह की क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? हाँ। और होर्डिंगों से आजम साहब का क्यों नाम हटा दिया है? अगर उससे बड़ा भी नेता इनके पास में है, हाँ। या सिर्फ ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं? ये सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। जी शहजाद साहब, सुना आपने? शहजाद अब्बास साहब जी आपने सुना राघवेंद्र सिंह जी की बात? सुना जी, राघवेंद्र सिंह जी को सुना आपने क्या कह रहे हैं वो? आवाज बहुत धीमी उनकी मिल रही है राघवेंद्र जी की। राघवेंद्र और जी का आप सवाल को उनके दोहरा देंगे तो हमको। आपसे अब्बास साहब जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरों में जो पहले मुलायम सिंह जी अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहा करते थे, जी। आज की तारीख में मुस्लिमों के कितने लीडर समाजवादी पार्टी में हैं? और आजम साहब कहाँ हैं और वो किस कद पे थे? उसकी पैरोकारी आपके नेता लोग, आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आजम खान जी जो है वो हमारी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के पूछ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान जो है वो वोट करते थे, जिस कांग्रेस के अंदर हमने कितने के नाम तो सलमान खुर्शीद हो, अहमद पटेल हो, गुलाम नबी आजाद हो, जफर अली नकवी साहब हो, अभी जो आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की बात हो रही है, जो नहीं मुसलमानों का एक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बनाती है कांग्रेस पार्टी। आप बात को डाइवर्ट नहीं करो, जो बात मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आप जवाब ये दीजिएगा। आप कांग्रेस डॉक्टर कफील की आपने पैरोकारी क्यों नहीं की? क्या वो मुस्लिम नहीं थे या वो उनको जबरदस्ती फंसाया गया भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये है कि आपने क्यों नहीं की? बाटला हाउस में मुसलमानों को किसने मारा था? कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं होगा। मुसलमानों को मारा गया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो है बाटला हाउस में उनको मारा गया था। एक एक बात करेंगे, दोनों एक दूसरे जवाब दे पाएंगे सर। 2 दिन पहले शहजाद साहब, आजमगढ़ में अभी जो महिला के साथ में बदसलूकी हुई थी वोट बैंक को लेकर, उसमें समाजवादी पार्टी का एक भी कद्दावर नेता उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं गया। जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी। दिखाया गया, ठीक है। हजारों लोग लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में माननीय प्रियंका जी के साथ में आ गए। उस पर आपका एक बयान नहीं आया। डॉक्टर कफील के उस पर आपका एक बयान नहीं आया। आजम खान अंदर हैं, उस पर आपका एक बयान नहीं आ रहा। ऐसा क्या कारण है? आपको क्या डर लगता है भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। सरकार से क्या बोल भी नहीं पा रहे हो? राघवेंद्र जवाब, अब्बास साहब जवाब दीजिए जी। अब तो सुनाई दिया आपको ना, आप जवाब दे दीजिए। मैंने बताया तो कांग्रेस पार्टी को मैंने जवाब दिया कि आपके हमने एक लंबी फेरिस्त मुसलमानों की दी है। आप एक आजम खान साहब की बात कर रहे हैं, हमने आपको एक लंबी फेरिस्त दी है। आपने क्यों नहीं एक मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? किसी प्रदेश का आपने मुसलमान आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से मुसलमान है? कोई मुसलमान है आपके यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या और भी कोई किसी पद पे हो? कोई है? कांग्रेस पार्टी देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी में है। देश की आजादी के बाद 70 साल उसने राज्य किया। चलिए दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। भागीदारी नहीं रही कांग्रेस पार्टी ने। दोनों मेहमानों को मैं गगन चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। गगन जी, विपक्षी दल धर्मांतरण अध्यादेश और एटीएस की कार्रवाई को लेकर के समय को लेकर आपकी सरकार पर और आपके दल पर आरोप लगा रही है, कह रही कि ये जो समय है जो आपकी कार्रवाई हुई है, ये चुनाव आने पर ही आपने कार्रवाई की है। क्या कहेंगे आप? ये लोग चुनाव के समय तो आ जाते हैं जी। इन लोगों का काम है, चाहे कई दल हो, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं जी। हमारे मित्रवत बैठे हुए हैं। हाँ। इनका काम है मुसलमानों के प्रति बोलना, इनका काम है ब्राह्मणों के प्रति बोलना। कभी ब्राह्मण समाज का अधिवेशन करेंगे, कभी मुस्लिम समाज का अधिवेशन करेंगे, उनके क्षेत्रों में कार्य नहीं करेंगे। जी जी। मदरसों की जरूरत हो तो मदरसों में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया जी। अगर उनको शौचालय की आवश्यकता, शौचालय देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। उनको राशन कोरोना काल में, आप कह रहे कोरोना काल में स्थिति खराब हो गई, माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे, आरोप लगा रहे। अरे उनको ये पता नहीं कहाँ से हम लोग कहाँ पहुंच गए। विदेशों की स्थिति देखिए, सारे देश त्राहिमाम कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आगे आके कार्य किया। आप लोग बंद कमरों में बैठे रहे और उसके बाद आरोप लगाने लगे। अब चुनाव का समय आया नजदीक, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। मुसलमान भाई जानते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास के क्षेत्र में कार्य किया, इतना किसी भी दल ने कार्य नहीं किया। वो लोग केवल जातवाद को बढ़ावा देते रहे। अपने घरों में कुछ चंद मकानों में प्रशासन को कैद
किए हुए बैठे रहे। आज हमें बताते कानून व्यवस्था क्या होगी। कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले कानून व्यवस्था के घेरे में हाथ डाल रहे थे, वो हमें बताएगी कानून व्यवस्था क्या होती है जी। भारतीय जनता पार्टी का लीडर क्यों न हो, उसको भी नहीं बख्शा गया। आप लोग हमें कानून सिखाते हैं, कानून पढ़ाते हैं। चलिए वारी वारी से जवाब ले। शहजाद साहब गगन चतुर्वेदी का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राघवेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। शहजाद अब्बास साहब अभी बात कर रहे थे। हाँ। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे ये कुछ ना बोल पाए, लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से खराब हुई है उत्तर प्रदेश की 4.5 साल के अंदर, अभी आगरा के अंदर जो लूट हुई है ये सोने की, आप वो देखिए, या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अभी जो महिला के साथ कानपुर के अंदर एक पुलिस वाले ने जिस तरीके से उसको अपमानित किया है, वो भी देखने वाला है। रही बात अब मुसलमानों की, तो ये बता दें कि इन्हीं किन मदरसों को उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं ने कंप्यूटराइज किया है, किन मदरसों को इन्हीं ने ऐड दी है, किन मदरसों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री जाके उसने दौरा किया हो कि इन मदरसों के क्या हालात हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। तो ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ किया ही नहीं। ये नारा झूठा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये विश्वास किसी का ले नहीं पाए, किसी वर्ग का विश्वास अब इनके ऊपर से ये अपना विश्वास खो चुके हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के ऊपर से ये अपना विश्वास खो चुके हैं पूरी तरीके से। अब जनता इनका सूपड़ा साफ करने वाली है। बस गगन जी, आपने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका विश्वास नारा दिया, लेकिन इस पे आप पूरी तरह से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम भाईचारे को बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपके साथ किस मदद में गए, आपके कुछ काम बता रहे वाइस प्रेसिडेंट मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन के उन्होंने अवगत कराया। 5 पॉलिटेक्निक खोले गए, 71 ITI खोले गए, 506 हॉस्टल खोले गए और 20,228 एक्स्ट्रा क्लास मुस्लिम क्षेत्रों में लगाए गए। 1100 स्कूल की बिल्डिंगें बनाई गई, 11,276 पक्के मकान का निर्माण कराया गया। आप लोग क्या मुसलमानों के क्षेत्रों में किया? आप लोग जाते नहीं मुसलमानों के क्षेत्र में, आप अपने कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाते हैं। अगर एक कोई वारदात हो गई होगी, उसका कानून व्यवस्था का चौबंद रही और उत्तर प्रदेश की धरती पर आप हर जगह पूछ लीजिए, केवल अगर भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही तो सबसे पहले कानून व्यवस्था। राघवेंद्र सिंह जी सर मैंने सुन लिया। मैं एक सवाल भी जोड़ लूं, उनकी जुमलेबाजी भी मैंने सुन ली। राघवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा ये सवाल जोड़ लूं इसमें कि ये 22 लोगों की मौत आगरा में हुई जी, वो उसका अभी तक इन्होंने क्लीन चिट 2 बार दे दी है। क्या इनके खुद को ये नहीं मालूम है इनके क्लीन चिट का विषय क्या होता है, किस आधार पर क्लीन चिट दी जाती है? पारस हॉस्पिटल में 22 लोगों की मॉक ड्रिल हुई, मॉक ड्रिल का आधार क्या था? अभी तक सरकार ये ओपन नहीं कर पाई है। पूछना इनसे ये चाहता हूँ कि नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है तो ये लोग क्या करते हैं उस समय? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो लूट हो जाती है, 70 लाख की, करोड़ों की लूट होती है, उसमें इन लोगों का क्या योगदान रहता है? रोजगार के मामले में अगर इनसे पूछा जाए तो जो 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात करते थे, कितने लोगों को अब तक इन्होंने रोजगार दे दिया? तो हिंदुस्तान की जनता इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, 3 जो मूलभूत आधार हम लोगों के होते हैं, उसमें कितनी ये सफल रही और कितनी विफल रही, इन लोगों को ये बताना पड़ेगा। इनको खुद ये बताना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब ले लेता हूं। बेरोजगार कोरोना काल में रहे हैं, जिन लोगों की नौकरियां छूट गई, उनके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया? जो वैक्सीनेशन इंडिया में जो बच्चों को लगना चाहिए था, हमारे बच्चों का, चलिए आज का ये सब्जेक्ट नहीं है, आज का विषय नहीं। राघवेंद्र जी ये चाहिए था ऑक्सीजन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऑक्सीजन हमें विदेशों से खरीदनी पड़ी। तो इनसे पूछ लीजिएगा कि जितने कोरोना काल में मृत्यु हुई, तो अगर ये प्राकृतिक आपदा, आप मेरी बात सुनिए, अगर ये प्राकृतिक आपदा थी तो उस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या कितने लोगों को आपदा के लोगों को मुआवजा दिया? ऐसे कैसे चलेगा भाई? एक राघवेंद्र जी एक तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप अपने चले जा रहे हैं। मेरा सवाल भी एक सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि
आप दशकों तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे। आजम साहब आप थोड़ा बीच में आवाज आ रही है आपकी, डिबेट के समय शांत रहे प्लीज, आप हमसे मुखातिब रहे केवल। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल आप दशकों आप सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश की, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? ये ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है, उसका आप उसके बाद फिर मैं गगन जी के पास जाऊंगा आपका जवाब लेने। बोलिए, बताइए। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी सब समाज की पार्टी है जी। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी समाज के फूल खिलते हैं जी। उसमें किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का कोई योगदान नहीं, सभी का योगदान रहता है। जितना योगदान मुस्लिमों का, मुस्लिम भाइयों का देश की आजादी में रहा, उतना ही योगदान उनकी प्रोग्रेस में रहा। कहने को तो हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ था उस समय सारे मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो रह गए आज की तारीख में सम्मान पूर्वक रह रहे हैं, सिर्फ ये कांग्रेस की देन थी। आज की तारीख में बड़े बड़े ओहदों पे पत्रकार लोग हैं मुस्लिम भाई, ये कांग्रेस की देन थी। जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां बनवाई गई, जितने मदरसे बनवाए गए, ये कांग्रेस की देन थी। जितनी योजनाएं थी वो कांग्रेस की देन से मुस्लिम के लिए आई थी। राघवेंद्र जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, राघवेंद्र जी मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अगर ऐसा सब कुछ था तो आपका जो मुस्लिम वोट था पिछले चुनाव में आपसे क्यों खिसक गया? क्यों वहां से पिछले में ये भ्रमित किया गया इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग 15-15 लाख रुपए देंगे, 3 तलाक की बात करते हैं, 3 तलाक के कितने केस इन लोगों ने सॉल्व करा दिए। ये भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया था और उस भ्रम में जनता, जो भोली वाली जनता थी, जो गरीब जनता थी, इनके झांसे में आ गई। लेकिन आज की तारीख में इनके झांसे में कोई आने वाला है नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। गगन जी, आपसे एक सवाल है, आप तो जवाब दीजिए। सर, आप कह रहे हैं कि आपने मुस्लिमों के लिए काफी काम किया। सर, अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, एक भी जगह बता दी कहाँ पे आपका मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, आपने किसको टिकट दिया? सर, पहली बात तो आपको बता दें, इन्होंने पदों की बात की तो सर्वोच्च स्थान पर बैठाने वाली मुसलमानों को कौन था? सरकार मेरी बनी, सबसे पहले किसने बैठाया गया गद्दी पर? मुसलमानों को मेरी सरकार में सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? ये आप लोग बेहतर जानते हैं। कोई नहीं होती है डीजल की। हमने जातिवाद को नहीं बढ़ावा दिया, वर्गवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमने केवल बढ़ावा दिया तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद के साथ काम किया। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, देश प्रसन्न है, ये सभी बात कहते हैं, लेकिन ये लोग जो जातियों में देश को, ये उस राष्ट्रवाद की बात करते हैं जहां 2004 से पहले इनके कार्यालय पे झंडा भी नहीं लगता था, तिरंगा नहीं लगता था, वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय नहीं बोलते थे। इनसे पूछिएगा कि नागपुर के कार्यालय में 2004 से पहले इन्होंने आज तक झंडा क्यों नहीं फहराया गया? जी, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी गगन जी, जल्दी से बता दीजिए। कहा आप संगठन के झंडे की चर्चा कर रहे हैं? हमने तो लाल किले पर, हमने तो जम्मू कश्मीर में सबसे माननीय मुरली मनोहर जोशी ने झंडा फहराया था, उस दिन आप लोग बंद कमरों में बैठे हुए थे। अरे मैं आपके RSS कार्यालय की बात कर रहा हूँ, आपके लाल किले की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर लोग रख रहे थे। अरे जनाब, आप मेरी बात सुन लीजिएगा पहले। मैं पूछना ये चाहता हूँ, 2004 से पहले RSS कार्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया गया था? क्यों वंदे मातरम नहीं गाया जाता था? क्यों झंडा नहीं होता था? राघवेंद्र जी, जवाब ले लीजिए। अपने बंद कमरों से चलाते थे, वो प्रशासन स्वतंत्र रूप से चल रहा है। राष्ट्र में, देश में कानून का राज चल रहा है, कानून व्यवस्था का पालन। झूठ बोल रहे हो, झूठ। जितनी अराजकता आज की तारीख में फैली हुई है, उतनी अराजकता आज से पहले कभी भी नहीं रही। गुंडागर्दी करे, ये हर जगह सुना जाता था, आज वो अधिकारी पिता, आज ये अधिकारी पिता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में देखिए, अमन चैन है कि नहीं है? अधिकारियों के साथ अपना बीच में जाइए, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नेता पिट रहे हैं क्या हरियाणा? चलिए आजम साहब, जरा अमन चैन की मैं जरा बात बता दूं इनको। मैं 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी जब लखनऊ आती है तो 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। अमन चैन की बात अगर ये करते हैं तो बगल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया? जरा पूछिएगा मौलाना साहब से। चलिए, और अमन चैन की बात करते हैं। कोरोना काल में जिस समय का पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था, ऐसा क्या कारण था कि तुम लोग खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, तुम लोग अगवानी में लगे हुए थे, कंपनी में तुम लोग वहाँ पे सरकार बनाने में लगे हुए थे, तोड़ फोड़ में लगे हुए थे। आप अमन चैन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए शहजाद साहब, आप जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। जिस तरह से अभी आप सरकार में रहे, आपने ऐसे कुछ 1-2 नाम गिना दीजिए हमें जो आपने मुसलमानों के हित में किए हों।
शहजाद अब्बास साहब जी, आप कुछ काम गिना दीजिए, आपकी सरकार ने क्या मुसलमानों के क्या क्या काम किए? कोरोना काल में मस्जिद के मौलवियों को पिटवाने का काम किया, कितना बड़ा अमन चैन इन्होंने कायम किया, पूछिएगा इनसे। अरे आप अपनी बात बताइए, आपने कितना काम किया जब आप सरकार में थे? अब्बास साहब हेलो जी, मेरा ये कहना है, जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश में थी, तब आपने मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए, कुछ गिना दीजिए सर। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में विकास की गंगा बही है। हम आपके चैनल पे भी और हर चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल करते हैं कि आप याद करके 4.5 साल में कोई एक काम अपना बता दीजिए, मेरा वाला ना बताइएगा जो हमारी नेम प्लेटें हटा हटा के जो आपने रिबन काट रहे हैं, उनको छोड़ के कोई अपना एक काम बता दीजिए। चलिए, समय इतना ही इजाजत देता है सर। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए विडंबना है कि जातिगत समीकरण वोट बैंक का स्वरूप रहने लगे हैं। अच्छा होता कि राजनीतिक दल जनता के हित की बात को सोच कर रखकर, जनता के उत्थान को लेकर अपने एजेंडे में उसको ध्यान में रखकर काम करते, तो ये लोकतंत्र मजबूत होता और जनता की उम्मीदों पर वो खरे भी उतरते। आज की चर्चा पर इतना ही। राघवेंद्र सिंह आपका, शहजाद साहब आपका और गगन चतुर्वेदी आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में नए पैनल और नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।